अब कुछ नहीं हो सकता था। लॉर्डलिंग स्वाइमर ने आदेश दे दिया था और गेरेड और विल का इसे पालन करना कर्तव्य था। वहां पर एक रात पहले बर्फ गिरी थी, जिससे पेड़ और उनकी पत्तियां बर्फ में अट गई थी। अब रात अंधेरी होती जा रही थी। आसमान में कोई बादल नहीं थे, केवल कुछ तारे और आधा चांद था, जिसकी रोशनी उन्हें अंधेरी रात में देखने के लायक बना रही थी। रोएस घोड़े की लगाम हाथ में लेकर बोला, इसके साथ हम वाइल्ड लिंक्स तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन विल ने घोड़े के लिए मना किया, क्योंकि उसे लगता था घोड़े की आवाज से इस सुनसान रात में वाइल्ड लिंक्स सतर्क हो जाएंगे। और रॉयस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब कहीं दूर जंगल में एक भेड़िए की आवाज सुनने में आई, जिसे सुनकर ये सब सहम गए। अब एक ठंडी हवा वहां से गुजरी, जिसने रोएस के काले कोट से टकराकर ऐसी आवाज उत्पन्न की जैसे कोई वहां चल रहा। गेरार्ड दूर बुदबुदाते हुए बोला, कुछ तो है यहाँ हमारे आसपास। रॉयस ने इसका जवाब एक बुरी मुस्कान के साथ दिया। ओ सच में यहीं पर। गेरार्ड अब चेतावनी भरे स्वर में बोला, अगर आप इसे महसूस नहीं कर सकते तो आपको इस अंधेरे को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। विल भी उसे महसूस कर सकता था। उसने भी दीवार पर 4 साल बिताए और वह आज महसूस कर रहा था। आज भी जितना डर उसे आज महसूस हो रहा था, उतना वह पहले कभी भी नहीं डरा था। उसने डरते हुए पूछा, क्या था वह? रोएस ने निर्भयता से उत्तर दिया, शायद हवा जिससे पेड़ आवाज कर रहे हैं, और कहीं दूर एक भेड़िया। जब रोएस की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उसने अपना गला कोट सही किया और घोड़े पर टंगी अपनी लंबी स्टील की तलवार को बाहर निकाला, जो चांद के उजाले में चमक रही थी। विल ने रॉयस को चेतावनी दी कि रास्ते में काफी झाड़ियां है, जिसमें आपकी लंबी तलवार फंस जाएगी। इससे बेहतर होगा कि आप एक छोटा चाकू ले लेवे। रॉयस ने ऊंचे स्वर में बोला, विल, जब मुझे तुमसे सुझाव लेने होंगे तब मैं तुम्हें कह दूंगा। अभी फालतू मुझे मत सिखाओ। अब रॉयस ने गेरेट को आदेश दिया, तुम यहीं पर रहकर इन घोड़ों की हिफाजत करो। गेरार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब मैं यहाँ पर आग में जला देता हूँ, जिससे कुछ गर्मी और अंधेरे में देखने लायक उजाला भी हो जाएगा। इस पर रॉयस चिल्लाया और बोला, कितने बेवकूफ हो तुम गेरा, जब हमारे दुश्मन इसी जंगल में यही पेड़ों में कहीं हैं और तुम आग जलाकर उन्हें हमारी ये बताना चाहते हो हम कहाँ हैं। इस पर गेरार्ड निराशा भरे स्वर में बोला, कुछ दुश्मनों को दूर भी रखती है, जैसे भालू, बड़े भेड़िया और भी कुछ ठंडी डरावनी चीजें। अब वायमेल वापस गुस्से से चिल्लाया, कोई आग नहीं। गैरेट ने अपना चेहरा एक ऊनी कपड़े से ढक रखा था, लेकिन बिल उसके चेहरे पर आने वाले गुस्से को देख सकता था। एक पल के लिए उसे लगा कि गेरार्ड अपनी पुरानी छोटी तलवार को लेकर लॉर्डलिंग पर हमला कर देगा और उसकी जान ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में गेरार्ड ने निराशा से नीचे देखते हुए कहा, अब मैं कोई आग नहीं जलाऊंगा। रॉयस वहां से पीछे मुड़ा और विल को आदेश दिया, चलो हम चलते हैं। अब विल और रॉयस दोनों चल पड़े। रास्ते में काफी ज्यादा बर्फ, झाड़ियां और ठंडी हवाएं थी। कुछ देर चलने के बाद वे उस जगह पर पहुंच गए जहां से विल ने पहले वाइल्ड लिंक्स को पड़े हुए देखा था। वहां एक टीला था, जिस पर छिपकर हुए विल और रॉयस दोनों चलने लगे। विल तो शांति से ऊपर चढ़ गया, लेकिन रॉयस की तलवार पत्थरों से टकराकर चढ़ते समय वहां आवाज कर रही थी। उस छोटू से टीले के ऊपर एक पुराना पेड़ था, जिसकी निचली डाल पर विल शांति से चढ़ गया और आगे की तरफ देखने लगा। जैसे विल ने दूसरी तरफ देखा, वह चौंक गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया वह सही से सांस भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसने वहां जो कुछ घंटों पहले लाशें देखी, वह सब अभी वहां से गायब थी। उसने पीछे एक निराशा से भरी आवाज सुनी, ओह भगवान, जो कि रॉयस बोल रहा था। रॉयस उस पेड़ के पास हाथ में नंगी तलवार लिए वहीं पर खड़ा था। हिंदी। विल एकदम से बुद्धू जाते हुए बोला, नीचे झाड़ियों में छिप जाओ तो कुछ गलत है यहाँ पर। रॉयस वहां से नहीं हिला। वह जोर से अपना गला साफ करके हंसते हुए बोला, बिल, तुम्हारे मरे हुए आदमी तो यहाँ से चले गए, शायद पूरा कैंप चला गया उनका। विल पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर अभी भी वह दूर पड़ी एक लंबी कुल्हाड़ी को देख सकता था, जिसे उसने पहले देखा था।
रोयस कड़क आवाज में व्हील को आदेश दिया, नीचे उतर जाओ, यहाँ कुछ नहीं है जिससे तुम्हें छिपना पड़े। व्हील ने इस बात का पालन किया। सर वाइमर अब उसकी तरफ से निराशा से देखा और कहा, हम वापस कास्टल ब्लैक मेरे पहले अभियान के हार के साथ नहीं जाएंगे, हम उन लोगों को ढूंढ ही लेंगे। थोड़ी देर बाद उसने वापस विल को आदेश दिया कि उस पेड़ ऊपर चढ़ो और कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर, क्योंकि अब हमें आग लगानी चाहिए, काफी ठंड है आज। विल के पास अब कोई उत्तर नहीं था। हाँ, एक ठंडी हवा बह रही थी। वह वापस उस पेड़ के बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन पता नहीं उसने पिछली बार चढ़कर ऐसा कुछ देखा कि जिसका डर हुआ उसके जहन से अभी तक नहीं मिटा था। वह बारंबार बिना नाम के भगवानों को याद कर रहा था। उसका छोटा चाकू चढ़ते समय आवाज कर रहा था, जिसे अब उसने अपने मुंह में ले लिया। उस ठंड में वह ठंडा चाकू उसे बेहतर अनुभव करवा रहा था। अब बिल पेड़ के काफी ऊपर छोड़ चुका था। तभी बिल को नीचे से सहमी हुई आवाज सुनाई दी कि कौन है वहां पर। वह आवाज सर रॉयस की थी, लेकिन दूसरी तरफ से रॉयस की आवाज का कोई जवाब नहीं है। अब विल ने दूर अंधेरे में कुछ सफेद छाया घूमते हुए देखी, लेकिन जब उसने उसे वापस देखने के लिए अपना सिर मुड़ाया तब तक वह जा चुकी थी। विल ने रॉयस को चेतावनी देने के लिए मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके शब्द उसके मुंह में ही जम गए हो, लेकिन शायद वह गलत था। वहाँ कुछ नहीं था। शायद वहाँ कोई बड़ी चिड़िया या फिर वहाँ बर्फ होगी जो चांद की रोशनी में चमक रही होगी। उसे नीचे से रॉयस की आवाज में आई, विल तुम कहाँ हो? क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? नीचे रॉयस बारंबार एक गोल गोल सतर्कता से घूम रहा था। उसके हाथ में उसकी नंगी तलवार थी, लेकिन नीचे उसके आसपास कुछ नहीं था। उसने वापस विल से पूछा, मुझे उत्तर दो, यहाँ पर इतनी ठंड क्यों है? वहाँ बहुत ठंड थी। ऊपर विल ने पेड़ के तने को कसकर पकड़ रखा था। चेहरा उस पेड़ पर दबा हुआ था। रोयस के सवालों का जवाब अंधेरे ने दिया। अंधेरे से एक फीकी सफेद चमकदार छाया निकली, जो रॉयस के सामने ही कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। वह लंबी और कड़क थी। वह पुराने हड्डियों से बनी हुई थी। उसका रंग फीके सफेद दूध की तरह था। अब विल ने ऊपर से देखा कि अंधेरे में कुछ और भी सफेद छाया है। विल ऊपर से भी सर वाइमर की सांसें महसूस कर सकता था। सर वाइमर ने उस छाया को चेतावनी दी, पास मत आओ। उसकी आवाज अब एक बच्चे की तरह लग रही थी। उसने अपना लंबा काला कोट फेंक दिया, जिससे उसकी बाहें लड़ने को तैयार हो सके। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। अब हवाएं रुक चुकी थी, लेकिन अभी भी वहाँ ठंड थी। दूसरी तरफ छाया भी कुछ आगे की तरफ से आई। छाया के हाथ में ऐसा हथियार था जिसे व्हील ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वह हथियार किसी इंसान ने धातु से नहीं बनाया था। वह एक चमकदार पारदर्शी हथियार था जो किसी उस तरह से भी तीखा था। अब सर वाइमर रॉयस ने निर्भयता से उस छाया को चुनौती देते हुए कहा, और मुझसे लड़ो। वाइमर ने अपनी तलवार ऊंची उठाई, परंतु उसके हाथ डगमगा रहे थे, जिसका कारण वह तलवार इतनी भारी थी या वह ठंड होगी। इस समय उसकी बहादुरी से वह व्हील की नजर में एक किशोर बालक से एक सच्चा नाइट वॉच का आदमी बन गया था। व्हील ने देखा दूसरी तरफ उस छाया की आंखें, जो बिल्कुल गहरी नीली थी, जैसे कि जली हुई बर्फ हो। अब उस छाया ने भी अपने हथियार को ऊपर उठाया। विल ने अंधेरे की तरफ देखा। अब उस अंधेरे से बहुत सारी सफेद छाया एक के बाद एक बाहर आ रही थी। वाइमर ने भी उन छाया के साथ आने वाली ठंड को महसूस किया। इस समय विल का कर्तव्य था कि वह बाहर आए और अपने लॉर्डलिंग की मदद करे, लेकिन वह बाहर नहीं आया और न ही उसने कोई आवाज की। उसने बस उस पेड़ को शांति से पकड़े रखा। सर्वंट ने उस छाया का सामना अपने तलवार के साथ किया। फुलशो जब उन दोनों की तलवारें टकराई तो उनसे तलवारों के टकराने वाली आवाज नहीं आई और केवल शांति थी और दूर कहीं किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज। रोशनी ने बहादुरी से 4-5 वार किया, लेकिन वह उस छाया के सामने टिक नहीं पा रहा था।
सर वायमर के पीछे आसपास हर तरफ कुछ मुद्दा और सफेद जाए शांति से खड़े थे। उन्होंने इस लड़ाई में कोई अड़चन नहीं डाली। बारंबार उनकी तलवारें तक टकराई। अब वह विल्डर से भर चुका था हो जाता था। अब सर वायमेर अपने प्रयासों से थक चुका था और वह हाफ रहा था। सर वायमर की तलवार बर्फ से जमी जा रही थी और सामने वाले की कुछ नीली हो रही थी। सर वायमर एक वार के साथ नीचे गिर गया। छाया ने उस पर एक तेज प्रहार किया जिससे उसके हाथ पर घाव हो गया। उससे और खून निकलने लगा। उस जगह पर खून गिरा। सर वायमर के दस्तानों खून से भर गए। अब सर वायमर दर्द से चीख उठा। दूसरी तरफ उस छाया ने कुछ अलग ही भाषा में बोला, लेकिन वह भाषा विल नहीं समझ पाया। विल को उसकी आवाज किसी बड़े झील पर बर्फ की टूटने की आवाज जैसी लगी। अब सर वायमर ने अंतिम बार पूरे जोर से किया। उसके अंतिम शब्द थे किंग रॉबर्ट के लिए, लेकिन इस बार एक आवाज उत्पन्न हुई। लेकिन वह आवाज उनकी तलवारों की टकराने की नहीं, बल्कि सर वायमर की तलवार टूटने की थी, जो पूरे जंगल में एक कर्कश से गूंजी। सर वायमर अब गिर चुका था। वह अपने घुटनों पर था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वह हाफ रहा था। अब सभी मुर्दा और सफेद छाया है आगे की तरफ बढ़ी, जैसे उन्हें किसी ने आदेश दिया हो। अब उन मुर्दा लोगों की नीली तलवार उठी, लेकिन विल इसको देखना की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ देर बाद में विल ने हिम्मत इकट्ठा की और नीचे की तरफ देखा। अब नीचे वे लोग जा चुके थे और काफी समय भी बीत चुका था। अब विल पेड़ से नीचे डरते हुए शांति से उतरा। उसने देखा सर वायमर की लाश नीचे उल्टी पड़ी हुई है। उसका एक हाथ भी कटा हुआ है। उसका काला कोट भी कुछ दूर पड़ा है। उसकी तलवार के कुछ टुकड़ों हुए पड़ी है। विल जानता था कि उसे अब क्या करना है। उसने उस टूटी हुई तलवार के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें अपने साथ में उन्हें प्रूफ के रूप में ले जाना चाहता था। वह बहुत जल्दी में था क्योंकि वह पता करना चाहता था कि क्या गेरार्ड वहीं पर होगा। विल उन टुकड़ों को इकट्ठा कर जैसे ही उठा तो उसने देखा उसके पीछे सर वायमर की लाश खड़ी थी। लाश के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसका चेहरा जख्मी था। उसकी एक आंख में तलवार का एक हिस्सा घुसा हुआ था और वह सफेद थी, पर उसकी दूसरी आंख खुली हुई थी और जले हुए बर्फ की तरह नीली पड़ चुकी थी। विल ने अपनी मौत को अपने सामने महसूस किया। उसकी धड़कनें भाग गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और नेबलेस गॉड को याद करने लगा। लेकिन विल ने महसूस किया कि सर वायमर के हाथ उसके मुंह को छूते हुए उसके गले को पकड़ रहे थे। लाश हाथ खून से सने होने के बावजूद भी किसी बर्फ की तरह ठंडे थे।